तो चलिए हम लोग आज अगला 10 क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 31 है। वो क्या बता रहा है? इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन? देखिए पॉलिटी का सवाल है, इजी टू मीडियम सवाल बोलेंगे, कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बट वेरी सिंपल बात। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है कि जो लॉ बनाया गया है वो भी डिलीजेंटली बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। अपने इंडिया में जनरली माना जाता है रूल ऑफ लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ मतलब लॉ में जिस तरह से चीजें बताई गई हैं वो हमें फॉलो करना है, दैट इज रूल ऑफ लॉ। अगर ये यूएस का मेथड में ये होता है जहाँ पे जुडिशरी सुप्रीमेसी में रहता है, वहाँ पे आइडिया ये है कि लॉ का मेकिंग में भी, कि लॉ में भी अगर कोई फंडामेंटल एरर है जस्टिस डिलीवर करने में, तो उसको भी चेंज किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इसका मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्वेश्चन किस कंडीशन में आ सकता है? जस्टिस डिलीवर करने में। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का बात होता है, ए इज द आंसर। इट्स द फंडामेंटल थिंग, इट्स वेरी फंडामेंटल, इसीलिए लोगों को डिफिकल्ट लगेगा, वैसे आइडियली ईजी है। सिंस ये इस टाइप का क्वेश्चन लोग सॉल्व करते नहीं एग्जाम के लिए, तो इट्स इजी टू मीडियम कैटेगरी वाला सवाल। अब 32 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? वही दो स्टेटमेंट है, अपने को चार ऑप्शंस दिए गए, बताना कौन सा सही कौन सा गलत है। स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है? इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये सही बात है। विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन। बिल्कुल सही बात है, हर स्टेट में अपना अपना लॉ है प्रिजन के लिए। अब इसमें क्या लिखा है? इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्नड बाय प्रिजन्स एक्ट 1894 which expressly kept the subject of prisons in the control of provincial government। ये बात भी सही है, पर देखिए मुद्दा क्या है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ये बात सही होने के बाद भी इसको एक्सप्लेन कर रहा है, जो कि बात गलत है, क्योंकि माना इंडिया में प्रिजन्स जो है, प्रिजन्स एक्ट इज अ फंडामेंटल लॉ जो प्रिजन्स के मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करती है। पर स्टेट गवर्नमेंट जो इसके रूल्स बनाती है, रेगुलेशन बनाती है, उसका पावर उसको 7 शेड्यूल से मिलता है, शेड्यूल नंबर 7, जो कि अपना स्टेट सेंट्रल लिस्ट और यूनियन लिस्ट को अलग करता है, कंकरेंट लिस्ट को अलग करता है। तो ये पावर स्टेट्स को मिलता है शेड्यूल 7 से, ना कि प्रिजन्स एक्ट से। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, ना कि एक स्टैट्यूटरी पावर। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए इसका आंसर बी होगा। ये दोनों स्टेटमेंट आपस में करेक्ट है, पर स्टेटमेंट 2 जो है स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री? अब ये आपको इनडायरेक्ट तरीके से बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन उसका अनिलिज्म जो हम लोग हर बार पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? एक कुछ प्रोविजंस ऐसे डाल देता है, इससे स्टेट जो है वो अपने पावर को लिमिटेड समझे बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का कोर पर्पस यही है कि स्टेट को गाइड करे इन लीडिंग द पॉलिटी ऑफ द नेशन या एक पॉलिटिकल यूनिट। तो इसका आंसर होगा सी, इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। दैट इज ऑब्वियसली करेक्ट। ये सब कोई आप लोग एग्री करोगे, आई बिलीव। इट इज अ इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए, इन इंडिया which one of the following constitutional amendments was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of the fundamental rights? अब देखिए क्या होता है, ये स्टेटमेंट में थोड़ा सा आपको पेचीदा लग गया समझने में। इसमें लिखा वाइडली बिलीव्ड। अब वाइडली बिलीव्ड आप देखोगे तो सबको बोलेंगे 47 अमेंडमेंट एक्ट, कि उसमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, काफी सारे इंटरप्रिटेशन को चेंज किया गया। बट फंडामेंटली अगर आप देखो तो मेजर फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में आया था, उसको चेंज किया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। जहां पे आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट ही एक्ट में हम लोग ने बात कर लिया था कि ये लॉ जो है जुडिशियल रिव्यू के अंडर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, शेड्यूल 9 वाला लॉस। कुछ ध्यान होगा, कुछ जुडिशियल रिव्यूज के लॉस थे, जैसे केरला का लैंड एक्ट था जो 1973 में इस पे जजमेंट सुनाया गया। वैसे ही कई सारे लॉ को 9 शेड्यूल में डाल दिया गया था कि इस पे जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल नहीं है। फिर कोर्ट ने इसे अवॉइड कर दिया था, तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत इसको वापस मॉडिफाई किया गया था, तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को चेंज किया गया था। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट इज द राइट आंसर। वैसे अब देखिए यूपीएससी पे डिपेंड करता है कि इस पूरे क्वेश्चन का व्यू क्या है, क्योंकि देखिए वाइडली बिलीव्ड वर्ड यूज कर दिया है, बट आइडियली आई विल गो विद द ए ऑप्शन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस बॉडीज इन इंडिया। ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बॉडीज का नाम दिया है, आपको बताना है इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी है। अब पहला है देखिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 338 ए बी, ये जितने भी है ये सब में शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लासेस का बॉडी के बारे में बताया गया है। बाद में इन्हें अलग किया गया, वरना आर्टिकल 338 के अंदर ही आता है। ठीक है। अब देखिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये सभी को पता है स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। नेशनल लॉ कमीशन आपको कंफ्यूजन हो सकता है, पर नेशनल लॉ कमीशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्रोविजन है नहीं, वरना हम लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में इसको पढ़ाई करते हैं, नहीं पढ़ते हैं। इसका मतलब ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ये भी आपको डाउट हो सकता है, बट इट इज ऑल्सो स्टैट्यूटरी बॉडी। एक कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल है, तो उसके एक्ट के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। इट इज ऑल्सो स्टैट्यूटरी बॉडी। ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यहाँ पे है फर्स्ट नंबर, तो आंसर इज ओनली वन।
ऐसे सोच सकते हो जैसे मैंने सोचा। इट्स वेरी सिंपल वे ऑफ आंसरिंग। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बता रहा है इफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, all acts done by him or her in performance of duties of his or her office of president before the date of decision becomes invalid। ये तो बकवास है। अगर समझ लीजिए हम लोग ये प्रेसिडेंट है, अब आपको पता है इंडिया में सारा एग्जीक्यूटिव पावर है इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ही होता है। तो अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन वॉइड हो गया, भले ही प्रेसिडेंट कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं, इफेक्टिव पावर तो प्रेसिडेंट है नहीं, प्रेसिडेंट इज ए नॉमिनल हेड। अगर उनका इलेक्शन वॉइड भी हो गया, अगर उनका सारा डिसीजन हम लोग रिवर्स कर दे, तो गवर्नमेंट को कितना सारा काम दोबारा करना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए स्टेटमेंट लॉजिकली गलत है और एक्चुअल में गलत भी है। अब स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोल रहा है? इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शंस आर येट टू टेक प्लेस। अब एग्जांपल ले लिए जम्मू एंड कश्मीर का। इसका लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व था, कहाँ कोई मेंबर था, फिर भी प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ ना द्रौपदी मुर्मू का। अब इसके मेंबर्स कहाँ हैं? नहीं है। इसका मतलब लॉजिकली रॉन्ग है ये भी। तो 2 इज ऑल्सो रॉन्ग। अब थर्ड नंबर क्या बोला देखते हैं। व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, the Constitution prescribes time limits within which he or she has to declare his or her assent। ये बिल्कुल गलत बात है। आपको पता है प्रेसिडेंट का पॉकेट वीटो होता है, वो जब चाहे बिल को अपने कोने में रख सकता है, अपनी इच्छा से पास करेगा नहीं करेगा उसका इच्छा है। तो ये तो क्लियरली रॉन्ग हो गया। तो इसलिए तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। डी इज द आंसर। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इस तरीके से दिया गया है कि जनरली लोग मिस कर सकते हैं। वैसे ईजी है पर इसको मीडियम कैटेगरी में हल्का मान सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विथ रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। When the Lok Sabha transmits finance bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject the bill। अब समझिए क्या, फाइनेंस बिल भी एक तरह का मनी बिल होता है, ठीक है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब राज्यसभा उसको भी अमेंड नहीं कर सकता और रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो ये वाला बात गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? व्हेन द लोक सभा ट्रांसमिट्स मनी बिल टू द राज्यसभा, इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन। ये बात सही है, यही तो मनी बिल का डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर क्या है? इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोक सभा एंड राज्यसभा, देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर द मनी बिल। यहाँ तक बात सही है, बट अ जॉइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल। ये वाला बात गलत है। इसका आंसर होगा ओनली वन, क्योंकि फाइनेंस बिल इज ऑल्सो टाइप ऑफ मनी बिल। दो टाइप का फाइनेंस बिल होता है, उसमें एक टाइप का फाइनेंस बिल में सेम रूल्स है मनी बिल जैसे। इसलिए स्वीपिंग स्टेटमेंट हम लोग दे नहीं सकते फाइनेंस बिल के ऊपर इस तरह से। इसलिए अपना आंसर होगा ओनली वन, इज द आंसर। ये क्वेश्चन को मैं मीडियम, इजी टू मीडियम बोलूंगा, थोड़ा ज्यादा मीडियम के साइड, क्योंकि फाइनेंस बिल में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज कम्युनिटी रिजर्व, उसके बाद कौन कौन से प्रोविजन इसमें सही है आपको बताना है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का बात चल रहा है, उसके अंदर हम लोग कम्युनिटी रिजर्व अनाउंस करते हैं, तो इसका प्रोविजन आपको पता है तो आपको ईजी लगेगा सवाल। जैसे कि पहला स्टेटमेंट क्या है? द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट। बिल्कुल सही बात है, ये तो की प्रोविजन है। फिर हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया, ये भी सही बात है। हंटिंग क्यों अलाउ करेंगे भाई? कम्युनिटी रिजर्व है, कम्युनिटी प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है कि हंटिंग करने के लिए बनाया है? टू इज राइट। फिर थर्ड क्या? पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। यस, तभी तो कम्युनिटी रिजर्व है, वरना प्रोटेक्टेड एरिया बोलते हैं। कम्युनिटी रिजर्व इसका मतलब कम्युनिटी वहां से लाइवलीहुड निकालेगी, वरना हम लोग प्रोटेक्टेड एरिया बनाते हैं, उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाते हैं या नेशनल पार्क बनाते हैं। पर हम लोग कम्युनिटी रिजर्व बनाया क्योंकि कम्युनिटी वहां पे लाइवलीहुड अपना गेन कर रही है और एनिमल को प्रिजर्व भी कर रही है, इसलिए वो कम्युनिटी रिजर्व है। ये वाला बात भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या? पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये बात गलत है। अब समझ लीजिए यहाँ पे जंगल काट के लोग खेती करने लगे तो एनिमल कैसे सर्वाइव करेगा? एनिमल का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वहाँ पे अलाउड नहीं है, तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। ओनली थ्री, तीन, पहला तीन स्टेटमेंट सही है, तो आंसर होगा ओनली थ्री। 39 नंबर में शेड्यूल एरिया के बारे में बात कर रहा है, तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस ऑन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही बात है, शेड्यूल्ड एरिया प्रेसिडेंट ही ऑर्डर पास करता है उसके लिए, क्योंकि उसके बाद फिर गवर्नर उसको एडमिनिस्टर करता है मेनली। The largest administrative unit forming the scheduled area is a district and the lowest is the cluster of villages in the block। ये आपको डाउटफुल होगा पर ये सही है, फैक्चुअल स्टेटमेंट है पर ये सही है। आपका स्टेटमेंट क्या है? द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स टू यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इन द स्टेट। आप पढ़ेंगे आपको डाउट हो जाएगा यहाँ पे चीफ मिनिस्टर को डाउटफुल लग रहा है। चीफ मिनिस्टर ऐसा काम करते हुए हम लोग कभी पॉलिटी पढ़े नहीं। मैक्सिमम ये काम गवर्नर करते हैं, और अगर पार्लियामेंट को प्रेजेंट करना है तो प्रेसिडेंट करते हैं। तो होम मिनिस्टर को प्रेजेंट करना है तो गवर्नर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैक्चुअली। तो इसका आंसर ये वाला भी गलत है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ओनली टू, वन और टू आर द करेक्ट स्टेटमेंट, थर्ड इज क्लियरली रॉन्ग। अगर आपको सेकंड पता नहीं भी चल रहा तो आप वन और थर्ड से आंसर कर सकते हो, गेस ले सकते हो 50% एक्यूरेसी के अंदर। तो वो वाला लॉजिक है। सो इट्स अ इजी टू मीडियम क्वेश्चन, मोर ऑन द इजी साइड। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट 1 बता रहा है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट्स दैट रिजर्वेशन पॉलिसीज मेड अंडर आर्टिकल 16(4)। ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन जॉब्स का बात चल रहा है।
of the Constitution of India would be limited by Article 335 for the maintenance of efficiency of the administration। बिल्कुल सही बात है, एकदम करेक्ट बात बता रहा है, क्योंकि आर्टिकल 335 में देखिए, अभी अगला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर बताता हूँ मैं। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफाइन करता है टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियरली गलत है, आपको पता होगा एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहीं डिफाइंड नहीं है। इसीलिए तो एक हाई कोर्ट जजमेंट में हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट से मांग लिया डेटा, तो गवर्नमेंट बोला कि भाई देखो, रिजर्वेशन इज नॉट अ राइट। ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट चलता है कि रिजर्वेशन इज नॉट अ राइट, वो इसी इर्द गिर्द चलता है कि एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का डिफाइंड है ही नहीं, तो हम लोग कैसे मान लें कि रिजर्वेशन जो है वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो वो क्वेश्चन आता है। वैसे आर्टिकल 335 में बताया गया है ये चीज कि एडमिनिस्ट्रेशन को रिजर्वेशन देना चाहिए, पर उस हद तक देना चाहिए कि एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन असर ना पड़े, पर उसको डिफाइन नहीं किया गया। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। आंसर इज सी, क्योंकि स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। यू अंडरस्टैंड? तो ये था आज का 10 क्वेश्चन। अब सिमिलरली हम लोग अगला 10 क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट विशेस।